फिजिक्स से रिलेटेड हर डाउट और इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। शुभकामनाओं के साथ करते हैं शुरुआत। बच्चों, किसकी शुभकामनाएं? भाई आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी अच्छी विशेष। बिना घबराए आपको एग्ज़ाम देना है और एक बार जल्दी से ब्रीफ मैं आपको सारी कहानियां बताने की कोशिश करूंगा। मैं हूं आकर्षण तिवारी, मैं आपको बता रहा हूं मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स को जल्दी से ख़त्म कर रहे हैं, बहुत जल्दी। स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना ज़्यादा आपका समय बर्बाद किए हुए। हम देखेंगे सबसे पहले, देखो हमको स्टार्ट करना है बच्चों डुअल नेचर। हम जानते हैं कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जब मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करने आता हूँ। बेटे ज़रा ध्यान से देखिएगा आप, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहानी कहाँ आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट कहानी आ जाती है जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की बात करते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात देखना जरा ध्यान से बच्चों आप, अगर किसी मेटल पर, काम की बातें करूंगा, ज़्यादा नहीं, है ना, अगर किसी मेटल पर एक भाई इस तरीके की लाइट आ रही है, लाइट आ रही है यानी कि फोटॉन्स आ रहे हैं, तो सबसे पहली बात दिमाग में घुसा लेना है कि एक फोटोन का पंगा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से ही होना है। मतलब एक फोटोन आएगा तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कभी कभी सवाल आ जाते हैं कि किसी मेटल का वर्क फंक्शन इतना था, फोटोन आए, एक फोटोन की एनर्जी इतनी नहीं थी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल पाए, तो भाई दो फोटोन आ गए, दो फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे क्या? नहीं निकालेंगे। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, तो याद रखना बच्चों, यहां से हमारे पास आ रहे हैं फोटॉन्स, लाइट के साथ आ रहे हैं फोटॉन्स, बंडल ऑफ एनर्जी, और जो बाहर निकल रहे हैं ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ बातें मैं यहाँ आपके लिए लिख दे रहा हूँ। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हों। ठीक है, लाइट की फ्रीक्वेंसी ध्यान से समझिएगा, फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी, साथ में मैं बोलता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ध्यान से देखते चलिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और मैं कहता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ध्यान से देखेंगे आप, ये सारी की सारी कहानियां एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं। मतलब अगर लाइट एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी मेटल के लिए, उससे ज़्यादा पर आ रही है तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इनको रोकने के लिए जो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हैं, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें तो क्लियर है, उनके लिए ही ये लेक्चर। तो भाई उनको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हैं वो भी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ही बदलेगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम लाइट, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमको ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, और जैसे जैसे हम लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे ही इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं हम, आगे चलते हैं बच्चों। अगर मैं कहता हूं कि जो करंट आ रहा है, जो फोटो करंट आ रहा है, ये फोटो करंट किस पर डिपेंड करता है, तो बच्चों याद रखिएगा, ये फोटो करंट जो है वो कतई इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड नहीं करता? इन चीज़ों पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो फिर किस पर डिपेंड करता है? देखेंगे बच्चों, यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। फोटो करंट, जो हमारा फोटो करंट है, ये डिपेंड करता है बच्चों कि पहली कहानी, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे, ठीक है, उनका नंबर कितना था, यानी कि कितने फोटॉन्स आए। ठीक है, तो मैं पहली कहानी यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर, कि कितने फोटॉन्स आए थे। बच्चों जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है ना, इसका सीधा संबंध अगर मैं देखने जाऊं तो इसका सीधा संबंध है इससे, जिसको हम कहते हैं, जिसकी यहां पर बोर्ड पर क्या कम है, इंटेंसिटी कम है, पर काम की तो कहानी यही है। देखो ब्लैक तो एकदम ब्लैक दिख रहा है, इसकी इंटेंसिटी कम है, बट इंटेंसिटी यहाँ पर अगर मैं लाइट की बढ़ाता हूँ, ज़्यादा इंटेंस लाइट आ रही है, तो उसका मतलब ज़्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं, ज़्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, और अगर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं तो हमारा फोटो करंट बढ़ रहा है। बच्चों ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ आपको मैं, ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर ही बहुत ही काम की कहानी आपको मैं दिखा रहा हूं। एक बहुत ही शानदार ग्राफ आपको दिखाता हूं बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा आप। मैंने बोला ऐसा, अगर मैंने आपसे कहा बेटा ये ग्राफ ऐसे आए हैं, अच्छा ये कौन से ग्राफ हैं? ये जो ग्राफ हैं इनको हम कहता हूं, इसको मैं कहता हूं, यह बच्चों VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान से देखिएगा आप, अगर यहां देखिए, इसको हटा देते हैं अपन, मैं यहां बना रहा हूं आपके लिए एक और ग्राफ, बहुत अच्छा ध्यान से देखना आप।
ये है करंट I, ये है वोल्टेज V। बच्चों अगर ये कहानी कुछ इस प्रकार है, देखेंगे आप, ऐसा या ऐसा या ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जी, एडवांस तक में आए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये ऐसे 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 ग्राफ दिख रहे हैं बेटा, इसमें वेरी क्या हो रहा है, देखो आप, पोटेंशियल सबका फिक्स है, एक ही पॉइंट है पोटेंशियल, देखो आप, दिख रहा है ना। जो बदल रहे हैं वो क्या है, बदल रहे हैं यहाँ पर हमारे करंट। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे देखो मेरा करंट बढ़ेगा, मतलब यहाँ से ऊपर जाते समय मेरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है, या नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, या नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा फिक्स्ड है, मतलब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड है। काम की कहानी थी, जल्दी से बताने की कोशिश करी। अगर इसी को मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक और तरीके से समझाता हूं, इसको हटाते हैं अपन। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदलनी होती, या अगर मेरी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बदल रही होती, तब क्या हो रहा होता। देखो हटाया कुछ नहीं है, अभी आपके लिए सब काम की कहानियां हैं, ठीक है। इस कहानी को आप बार बार देखते रहें। मैं एक और ग्राफ बना के दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना बच्चों। अगर ये ग्राफ है ऐसा, या ये है ऐसा, या ये है ऐसा, तो आप देख रहे हो बच्चों कि इन सभी में जो मेरा करंट है, VI कैरेक्टरिस्टिक समझते हो ना आप, कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, करंट में पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पढ़ते हैं। इसके अलावा हमको सेमीकंडक्टर्स में भी पढ़ना होता है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब करंट और वोल्टेज के बीच के ग्राफ्स, ठीक है। यहाँ मैं कह रहा हूँ देखो आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मेरे नेगेटिव पोटेंशियल जो हैं वो क्या हो रहे हैं, मुझे पहले तो यहाँ पर कम था, फिर मुझे और बढ़ाना पड़ा, फिर मुझे और बढ़ाना पड़ा निगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, जिसकी वजह से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो उनको रोकने के लिए मुझे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है, और ये कहानी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। मतलब क्या समझ में आया बच्चों, देखो जरा आप, ये सारी कहानियाँ आपके लिए लिख दी मैंने। कौन कौन साथ में, बोलो जल्दी से, कौन कौन साथ में, ये देखो आप, ये एकदम चमचमाती हुई कहानियां दिख रही हैं आपको। फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो भी हैं ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरी थाली के चट्टे बट्टे कौन है, और देखो दूसरी थाली के चट्टे बट्टे देखते हैं हम, ये हैं बच्चों, फोटो करंट हो गया हमारा, या नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गया, या हमारी हो गई इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो आ रही थी। ये सारे एक साथ बढ़ेंगे घटेंगे। मैं समझता हूं कि इस टॉपिक को इतना ही देखा जाए, और यहां पर इसको रोककर हम खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसके अलावा और कौन सा पार्ट है जो हमारे लिए काम का है, बेटा मैं तो आपको एक चीज और बोलूंगा कि इसके बाद आप जाओ एटॉमिक स्ट्रक्चर के पास। देखो यहां पर इसी में कंफ्यूजन आता है, बाकी डी ब्रोगली वेव आपको याद है, फॉर्मूला मैं अभी याद नहीं दिलवाने वाला आपको, क्योंकि अब कितने फॉर्मूला याद करोगे भाई, जितने किए हुए हैं अच्छे हैं, काम के हैं। जहां कंफ्यूजन आ जाता है, यहाँ चीजें जहां दिमाग से गायब हो जाती हैं, बस वही बताने की कोशिश कर रहा हूं जल्दी जल्दी, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमको क्या याद रखने हैं, काम की बात अगर देखूं मैं, रदरफोर्ड्स मॉडल, अच्छी बात है, बोर्स मॉडल, बोर के पोस्टुलेट्स। इसके बाद मैं कहता हूं आपसे कि हमारी जो रेडियस की बात आती है, बेटा ये वैल्यूज अगर याद ना रहे जेई में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये भी याद है तो भी कहीं ना कहीं आपका काम हो जाएगा कि जो मेरी बोर की भाई जो रेडियस है, देखो भाई अगर मैं कहता हूं रेडियस आर इज, देखो वैल्यू नहीं बताने जा रहा, बताने भी नहीं जा रहा, याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं बोल भी नहीं रहा कुछ, एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक। अब यहां सवाल किस पर आते हैं, आपसे बोला जाता है कि फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट, कोई एक ऑर्बिट बोल देता है, या ऐसा बोल देता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की रेडियस और थर्ड एक्साइटेड स्टेट की रेडियस की कहानी क्या होगी। अगर हाइड्रोजन लाइक है तो हम कहते हैं कि Z की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी वहां पर अगर हाइड्रोजन ही है तो Z वहां पर 1 हो जाएगा। पर बच्चों अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहूंगा तो N हो जाएगा मेरा 2, याद है ना आपको, ठीक है। और अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहूंगा N हो जाएगा मेरा 3। अगर रेडियस का रेशियो पूछेगा तो बेटा आपको बस ये R1:R2 इक्वल्स टू क्या कर देना बच्चों, N1 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर, अगर केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन की, तो ठीक है। फिर मैं बात करता हूं वेलोसिटी, वेलोसिटी की कहानी क्या आती है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई N। ये हमको यहां से याद रखना है, भूल गया हो अगर तो यहां से देख लो, V1/V2 का रेशियो, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक पूछा जाए तो उसमें हमको Z को क्या करना है, पता है ना भाई आपको, अगर मैं लिथियम कहता हूं तो Z को 3 लेना है, या ऐसी सारी कहानियां, ठीक है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि, अब ध्यान से सुनना, फिफ्थ और फोर्थ की बात की जाए, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट
n हो गया 6, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट n हो गया 5 में एंगुलर वेलोसिटीज का क्या रेशियो होगा। तो भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, हम जानते हैं बच्चों कि ओमेगा होता है बच्चों v, ओमेगा होता है हमारा v बाई आर। अब अगर हम ओमेगा हमारा v बाई आर है तो बेटा जरा ध्यान से देखेंगे आप, अगर ओमेगा v बाई आर है तो v की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, v की वैल्यू आ जाएगी मेरी z बाई एन, और r कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा n स्क्वायर बाई z। बहुत ध्यान से देखें आप, और अगर ये ऐसा हो रहा है तो आप देखो अब ऊपर चला जाएगा z स्क्वायर, नीचे आ जाएगा n क्यूब। भाई प्रोपोर्शनैलिटी की बात हो रही है ना यहाँ पर, अगर देखा जाए तो ऐसा ना, तो मैं कह सकता हूँ ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। अगर ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 पूछा जाए या ओमेगा 5 टू ओमेगा 6 पूछा जाए, जो भी पूछा जाए, ये ध्यान से देखेंगे आपकी एक्साइटेड स्टेट की बात की जा रही है या आपको क्वांटम नंबर ही दिया हुआ है। ठीक है, चलें आगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट ही दिया हुआ है बच्चों। मैं समझता हूं कि टाइम पीरियड भी अब आप निकाल लोगे, टाइम पीरियड आ जाएगा ना आपका यहाँ से, या इसके अलावा अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए, करंट की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन के घूमने वाले, देख लेना समय अपने पास इतना ही है इसलिए इतना बता के आगे बढ़ूंगा बच्चों। इसके बाद मैं आगे आता हूं अगले टॉपिक पर, जो है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमको कायदे से रेडियो एक्टिविटी, एक ऐसी कहानी है जिसको बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में 2-3 चीज़ें काम की हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी बताते चलूँगा प्यारे बच्चों। देखिएगा, सबसे पहली बात हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये एक कर्व बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा रफ रहेगा। ठीक है, मैं छपा छपाया भी ले आता यहाँ पर मैं चाह रहा था कि हाथ से बनाकर आपके दिमाग में भी बनाते चलूँ ऐसे। ठीक है, तो बनाना यहाँ पर है पर स्केच आपके दिमाग में होना चाहिए, मज़ा तो उसी बात का है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं अब आपसे कहता हूँ कि ये मान लीजिए कि मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ एंड दिस इज अ ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है उन्हीं के काम का भाई साहब। मैंने कहा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपॉन और मास नंबर के बीच में मेरा ग्राफ है। बेटा ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, देखो आप, ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरीके का। हमें याद रखना है कि जो छोटे न्यूक्लियस होते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, और जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं इनकी भी कम होती जाती है। मतलब अगर कहा जाए, इस पर बहुत प्रॉब्लम आती हैं, पूछा जाए कि भाई बताओ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम चलते हैं भाई लोअर मास नंबर से हायर मास नंबर की तरफ। आप बोलोगे ये बढ़ती है क्या, कई बच्चे कह देते हैं सिर्फ बढ़ती है, गलत हो जाएगा। सही जवाब है कि पहले तो ये बढ़ रही है फिर ये घट रही है। क्लियर है ना बच्चों, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। देखिए जी, पहले ये क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ तक, बोलिए जल्दी से क्या हो, यहाँ से यहाँ तक केवल बड़ी है। और अगर मैं कहता हूँ इसके बाद घटने वाला रीजन देखो चमचमाता हुआ, देखो यहाँ पर घट रही है। ठीक है, अब काम की बात करते हैं हम। ये जो भी दिख रहे हैं ना ये वाले, इनमें होता है फ्यूजन, ये फ्यूज होकर, ठीक है, देखो फ्यूजन रिएक्शन जो है उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, तो इनका फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ होती है, अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो वो ये भैया जो ये वाला रीजन दिख रहा है ना, ये अगर बोला जाए A इक्वल्स टू 30 to 170, यस A इक्वल्स टू 30 to 170 स्टेबिलिटी बढ़ जाती है भैया। चाहे कोई भी प्रोसेस हो, चाहे वो फ्यूज़न हो या हो फिजन, दोनों जगह कहानी एक ही है कि एनर्जी रिलीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब भी छोटे मिलकर बड़े बनते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा मास ड्रॉप करते हैं, जितना वो मास ड्रॉप करते हैं वो मास जो है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब बड़े भी मिलकर भाई बड़े टूटते हैं, ठीक है, टूटने के बाद जब वो बनाते हैं स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, जब वो बना रहे होते हैं ना तब वो भी मास ड्रॉप करते हुए बनाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, इस फैक्ट को मैं आपके सामने एक बार बोल रहा हूँ, सुनिएगा अच्छे से ध्यान से ना। जब कभी भी फिजन की प्रोसेस होती है, ठीक, तो हम क्या कहते हैं कि हैवी न्यूक्लियस टूटता है। टूटने के बाद जो डॉटर न्यूक्लियस आते हैं ये दोनों कैसे होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है और सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है। मैं फिर से बोलूंगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है और सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन मत लगाने लगना, अरे एनर्जी तो निकल रही है तो फिर इनकी कैसे बढ़ेगी, इनकी कम हो जाएगी। नहीं नहीं, इनकी एनर्जी नहीं बढ़ी बेटा, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ी है। जितनी एनर्जी निकली ना, ठीक है, वो अब इनको वापस से तोड़ने के लिए उसी की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये समझो आप कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गई। आप तो याद रखो फिलहाल, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गई, ठीक है, और एनर्जी सिस्टम से रिलीज भी हुई है।
ठीक है जी, ये बात याद रहेगी। मैं समझता हूं इतनी कहानी काफी है। यहां पर एक आपके लिए बहुत काम का फिगर देकर जा रहा हूं बच्चों। याद रखिएगा कि जो हमारा एनर्जी है इसके लिए आपको ये यूज करना है डेल एम सी स्क्वायर। और यह याद रख लें आप बच्चों कि अगर मास हमारा AMU में लेंगे हम, बहुत काम का होता है एग्जाम में, जनरली आपको AMU में ही मिलेगा। एंड इन दैट केस आप C की वैल्यू 3 × 10⁸ का स्क्वायर मत करने लगना। अभी भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो 3 × 10⁸ का स्क्वायर करने जाने वाले होंगे, बिल्कुल गलती हो जाएगी। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दूं, लिख देता हूं, देखो आप, मैंने यहां लिखा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू 1 AMU मास डिफेक्ट। जिन्हें याद है उनके लिए ही था, ठीक है, तो रिवाइज करवा दिया एक बार जल्दी से बच्चों। मैं समझता हूं कि इतनी बातें याद रहनी चाहिए। ये हमारा केवल न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन वाली कहानी थी। अल्फा बीटा गामा 3 टाइप के पार्टिकल्स, अगर आपको ये आ गया तो बड़ी मजेदार कहानी हो जाएगी बच्चों। देखना ध्यान से, अगर हमने आपसे कहा अल्फा डीके, भाई साहब ये मान लीजिए x था, ये इसका मैंने कहा A था और ये Z था, इसमें अल्फा डीके हो रहा है। बेटा याद रखिएगा अल्फा डीके में हमेशा एटॉमिक नंबर जो है ये 4 से कम हो जाता है। ये तो मास नंबर होता है, मास नंबर जो है ये 4 से कम हो जाता है। एटॉमिक नंबर जो है ये 2 से कम होता है। मतलब आफ्टर 1 अल्फा डीके इट बिकम्स y, नाम दे दिया y, और y हो जाएगा बेटा A-4 एंड Z-2। ये हमको याद रखना है, ठीक। बीटा डीके की बात की जाए तो बीटा डीके में इस पर क्या फर्क पड़ता है, ऊपर वाले में आप बोलोगे बीटा डीके में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बीटा डीके में जो कुछ भी चेंज आना होता है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों इसमें आना होता है, इसमें आना होता है। तो अगर कभी किसी प्रोसेस में हमको अल्फा और बीटा डीके साथ में पूछ लिए जाएं, हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि कितने अल्फा डीके हो रहे हैं। जितने अल्फा डीके हो रहे हैं वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि चेंज इन मास नंबर कितना आया, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो इससे समझ में आ जाएगा कि कितने अल्फा डीके आए। जब हमको ये एक बार अल्फा डीके मिल जाएंगे तो इन अल्फा डीके के हिसाब से हम निकाल लेंगे कि हमारे Z में कितना चेंज होना चाहिए। अब अगर एग्जैक्टली उतना ही है हमको जो फाइनल फिगर दिख रहा है तो हम बोलेंगे बीटा डीके हुआ ही नहीं। पर अगर फिर Z में कमी या कोई बढ़त देख रहे हो आप तो फिर आप बोल सकते हो कि बीटा डीके हुआ है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं निगेटिव बीटा डीके हुआ है, निगेटिव बीटा डीके हुआ है मतलब क्या होता है, यहाँ पर निगेटिव बीटा डीके मतलब एक न्यूट्रॉन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके प्रोटॉन में बदल जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं रफली। तो अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब बीटा नेगेटिव डीके मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ जा रहा है आपका। और अगर ये पॉजिटिव बीटा डीके हो रहा होता, पॉजिटिव बीटा डीके होता तो एक प्रोटॉन अपनी पॉजिटिविटी रिलीज कर देता, वो न्यूट्रॉन बन जाता, मतलब एक प्रोटॉन कम हो जाता। और अगर एक प्रोटॉन कम हो जाता तो बच्चों हमारा मास नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास नंबर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है। पर जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, जो न्यूट्रॉन्स का नंबर होता है, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता, कम हो जाता वो। इतनी बातें काफ़ी हैं, इसको मैं यहीं रोकता हूँ बच्चों। और अब आपसे बात कर रहा हूँ फाइनली, बेटा ध्यान से देखिएगा आप, रेडियो एक्टिव डीके की फॉर्मूला बहुत सिंपल, आप जानते हो n = n0 e⁻ λT। कोई समस्या यहां तक बोले आप? मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होनी चाहिए बेटे। यहां पर आपके जो ग्राफ्स होते हैं ना, ठीक है, रफ प्लॉट कर रहा हूं, लिखने कुछ नहीं जा रहा क्योंकि एक समान ग्राफ 2 जगह हैं, इसलिए मैं वैल्यू डालूंगा, प्रॉब्लम होगी। मैं कह रहा हूं ये एक्सपोनेंशियल, या अगर मैं लॉग वाले ग्राफ देखूं तो ये वाला। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए ये सब कुछ, क्या ऐसे ही दोनों सेम ग्राफ आपको मिलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है उसमें भी कहानी यही होती है कि गर्म बॉडी ठंडी हो रही होती है, वहां पे भी टेम्परेचर इस तरीके से कम होता है। या यहाँ पर हम अगर बोलें कि इनिशियली n0 हमारा रेडियो एक्टिव सैंपल था तो वो डीके होते हुए किसी समय n बच जाता है। दिस इज n, दिस इज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल जो t समय के बाद बचा हुआ है, ठीक है। क्लियर है ना कहानी आपको? चलें बेटा आगे। यहां अगर देखा जाए तो इसी को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, मैं अगर बोलता हूं बच्चों dn/dt क्या होगा, तो dn/dt इज कॉल्ड एक्टिविटी। जिसने पढ़ा है उसको बड़े अच्छे से पता है ये कहानी। dn/dt क्या होता है बच्चों? ये होता है एक्टिविटी, ठीक है। और फिर आपको वो वाली कहानी तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। कौन सी वाली? एक हमारा, आज सब क्लियर ही कर रहा हूं मैं धड़ाधड़, ठीक है। एक हमारा जो ये वाला फॉर्मूला होता है n/n0 = 1/2, हाँ जी, 2 की पावर
के क्या होता है पता है ना, याद रखना बच्चों। ये हम जानते हैं टी बाई टी हाफ मतलब प्रेजेंट टाइम डिवाइडेड बाई टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ, ठीक है। ऐसे ही ये ए बाई ए नॉट की कहानी में भी आता है। याद करें अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है तो, कि हमारा जो बड़ा रॉक था, कई बार ऐसा होता है ना कि एक बड़ा रॉक है और अब उस रॉक में जो रेडियो एक्टिव सैंपल थे वो थोड़े से बदल गए, मतलब एक्स था पहले पूरा, अब डीके होते होते एक्स इतना बचा, वाई इतना बचा, कितना बचा, क्या था, वो सारी कहानियाँ इन्हीं से सॉल्व होती हैं। याद रहेगा ना आपको बेटा। टी हाफ क्या होता है हमारा, टी हाफ होता है log 2 डिवाइड बाई लैम्डा, हाँ जी log 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। और अगर मैं कहता हूं टी एवरेज क्या होता है 1 बाई लैम्डा, बोल रहा हूं बस, ठीक है। तो आप इनको आराम से यहां से देख सकते हैं, इतने ही फॉर्मूला काम के होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में इसके अलावा कोई और कहानियां आती हैं, फिर आप वो इक्विलिब्रियम वाली कहानी भी देख लीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। मैं तो जल्दी जल्दी याद करवा रहा हूं कि ये भी था। इस वीडियो को आपको जिस तरीके से देखें कि आपका कॉन्फिडेंस ही बूस्ट कर रहा हूं मैं, आप जब सोचोगे कि हाँ सर ने ये बोला और हाँ ये तो मुझको आता है, तो आप बोलोगे कि हाँ यार ये तो अच्छी बात है, मुझे आ रहा है। और नहीं आता तो खोल के तुरंत देख लेना कॉपी, क्योंकि जो बता रहा हूँ काम की बातें हैं, भूलना नहीं है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में बात करते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे सारी कहानियाँ। और मुझे नहीं लगता कि इनके बाहर कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, जितनी हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ली। इसके अंदर ही देखो जो भी आएगा ना वो इसके अंदर से ही होगा। अब वो अलग बात है कि इन चीज़ों को अप्लाई उस क्वेश्चन में कैसे करना है, ये आपको दिमाग लगा के करना होगा, ठीक है। फाइनली बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आपसे अब सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स आप जानते हैं कि भाई साहब, अगर मैं बात करता हूं कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर जो होते हैं, इनमें बहुत कॉमन सा ये एक बैंड, एनर्जी बैंड के हिसाब से, ठीक है, डिफरेंस समझाया जाता है। एनर्जी बैंड के हिसाब से अगर मैं इनके डिफरेंस को एक्सप्लेन करने आऊं तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं कहता हूं एनर्जी बैंड, दो टाइप के बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें सबसे ज़्यादा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं वहाँ पर। दूसरा बैंड जो होता है लोअर एनर्जी बैंड, दिस बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ठीक है। अब फिगर्स पर बात करते हैं जल्दी जल्दी। बेटा अगर मैं कहता हूँ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड किसके लिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड फॉर कंडक्टर्स, ठीक है। फिगर्स मतलब फिगर्स, डेटा दूंगा, सुनना, यहाँ पर डेटा देना जरूरी है बच्चों। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ क्या कहानी है, तो बेटा देखना आप, कंडक्शन और वैलेंस बैंड ऐसे ओवरलैप्ड होते हैं, कंडक्शन और वैलेंस बैंड इस तरीके से ओवरलैप्ड होते हैं। पर अगर मैं यही बात करता हूँ आपसे सेमीकंडक्टर्स की, तो बेटा सेमीकंडक्टर्स में देखेंगे आप, ये आपका कंडक्शन बैंड है, दिख रहा है आपको, ये ऊपर का जो पार्ट है दिस इज कंडक्शन बैंड, और ये है आपका वैलेंस बैंड। और बच्चों मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक कहानी आती है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं इसको हम, दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप, ठीक है। ये जो एनर्जी गैप दिख रहा है ना आपको, ये बच्चों एनर्जी गैप जो है, ये एनर्जी गैप सिलिकॉन में कितना होता है और जर्मेनियम में कितना होता है, ये काम की बात है, याद रखिएगा। सिलिकॉन में ये होता है 1 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और जर्मेनियम में होता है 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इसके लिए जर्मेनियम को बेटर सेमीकंडक्टर बोला जाता है, याद रखना है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं आपसे इंसुलेटर्स की, तो बेटा इंसुलेटर्स में ये लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये डिफरेंस आ जाता है। लीजिए बना दे रहे हैं आपके लिए, ये मेरा कौन सा बैंड था, दिस इज कंडक्शन बैंड, ये कौन सा बैंड था, दिस इज वैलेंस बैंड, एंड देयर इज अ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रॉक्स 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या आ जाता है, एनर्जी गैप आ जाता है। रूम टेम्परेचर पे यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि कंडक्शन बैंड पे जा पाएं और वहाँ जाके कंडक्शन नहीं कर पाते। तो भाई साहब ये तो जो कहानी थी ये हमारी पहली कहानी थी, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, इनको बहुत ही ब्रीफ में देखा अभी, किसको, हमारे सेमीकंडक्टर्स को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ बच्चों में, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ। ये देखिएगा आप, ये मैंने बना दिया एक सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट, ये आप ये मान के चलिए कि किसी चॉकलेट 5 स्टार खाइए क्या, हाँ जी मान के चलिए, और वैसा ही एक बार बनाया मैंने। एंड इन दिस बार यहाँ पर मैं कह रहा हूँ बच्चों कि कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि कार्बन के ग्रुप के हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं इनमें। ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं रूम टेम्परेचर पर जब ये टूटते हैं तो टूटने के बाद, अब यार रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन को कि वो टूट के बॉन्ड तोड़ के, हाँ बोल सकते हो भाई,
ये यहाँ कूद के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए और वहां जाकर कंडक्शन कर पाए। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा होता है बच्चों, तो यहाँ हमारे पास बन जाता है एक इलेक्ट्रॉन अलग से, और साथ में बन जाता है बच्चों एक, इसको मैं कहता हूं होल, पॉजिटिवली चार्ज होल। ध्यान से देखिएगा, एक पॉजिटिवली चार्ज होल आ जाता है हमारे पास और एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। दिस इज फ्री वैलेंसी। मैं इसको कह सकता हूं कि ये जो है हमारी, इसको मैं कह सकता हूं बच्चों, इट इज फ्री वैलेंसी। ठीक है, और ये जो कहानी है ये तो आपको अच्छे से पता है, ये है इलेक्ट्रॉन। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या हो रही है यहाँ तक आपको। ठीक, आप बोल रहे हो कि सर फिगर्स बोलने के लिए बोला था, क्यों नहीं बोल रहे हो, पहला वाला तो बोल दिया ना, कोई दिक्कत। 0.68 एंड 1.1 समथिंग, ये क्या है रिस्पेक्टिवली। जर्मेनियम के लिए पहले बोला था मैंने 0.68, और आपका सिलिकॉन के लिए बाद में बोला। दिस इज एनर्जी गैप का, एनर्जी का वैल्यू। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस। अब अगर मैं बात कर रहा हूं प्योर सेमीकंडक्टर, तो प्योर सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि प्योर के अलावा भी कोई होते हैं क्या, आप बोलोगे हाँ होते हैं। कौन से होते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जब इनमें मैं क्या करता हूं, इंप्यूरिटी ऐड करता हूं। देखो अगर मैं इसमें इंप्यूरिटी ऐड करता हूं तो क्या होता है, देखना ध्यान से बच्चों। अगर मैंने इसमें इंप्यूरिटी ऐड करी, ध्यान से देखना। अब आप, ये मेरा सिलिकॉन था, इस सिलिकॉन में अगर मैंने भाई इंप्यूरिटी ऐड करी, तो दो तरीकों से मैं इंप्यूरिटी ऐड कर सकता हूं, आप जानते हैं। पहला, मैं बोरॉन ग्रुप की इंप्यूरिटी ऐड कर रहा हूं। बोरॉन ग्रुप की इंप्यूरिटी ऐड करने के बाद एनर्जी बैंड में क्या फर्क पड़ता है, ये काम की बात है, अब देख लेना बेटा। ठीक है, एनर्जी बैंड पे क्या फर्क पड़ता है, देखिएगा ध्यान से आप। यहां पर एक और एनर्जी लेवल आ जाता है, इसको हम कहते हैं बच्चों डोनर एनर्जी, सॉरी एक्सेप्टर्स एनर्जी लेवल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, एक्सेप्टर्स एनर्जी लेवल। ये बच्चों जो मैंने अभी बनाया ना, दिस इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बना, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एनर्जी लेवल देखो यहां आ गया ना। ठीक है, याद रखना है आपको बच्चों। क्या मिलाया था मैंने यहाँ पर, ये सिलिकॉन था। सिलिकॉन अच्छा होता है क्या, नहीं। आप बोलोगे जर्मेनियम लो ना सर, उसमें 0.68 होता है एनर्जी गैप। हाँ होता है, तो उसको हटा देते हैं अपन यहाँ से। ये लो हटा दिया, क्या ले लिया, जर्मेनियम ले लिया। जर्मेनियम में किसको मिलाया मैंने, बोरॉन ग्रुप की इंप्यूरिटी। यहाँ पर मेरा नया एनर्जी लेवल आ गया। दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो नया फॉर्म्ड सेमीकंडक्टर है। अगर मैं आप इसके बाद कहता हूँ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कब आ रहे हैं, देखना बच्चों ध्यान से। अगर मैंने इसको, इसी जर्मेनियम को नाइट्रोजन ग्रुप से, कलर चेंज करके लेके आएंगे, लो भाई साहब, नाइट्रोजन ग्रुप का कुछ लाया और उसके साथ डोपिंग करी, नाइट्रोजन ग्रुप का कुछ आया ना, तो अब बच्चों क्या बन जा रहा है, अब ये हो रहा है मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखो मैं यहाँ पर एनर्जी बैंड बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये बहुत काम का ग्राफ है बेटा, ये सॉरी फिगर है, ये बिल्कुल पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, ये मैंने बनाया यहाँ देखो, ये कंडक्शन बैंड था। ठीक है, ये जो है नीचे वाला, इसको क्या बोलूंगा मैं, दिस इज वैलेंस बैंड। और अगर मैं कहता हूं बच्चों कि यहां पर नया एनर्जी लेवल कहां आ रहा है, लो जी देखना अब एनर्जी लेवल किधर आ रहा है, ये एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के एकदम नीचे आ जाता है। ठीक है, डोनर्स एनर्जी लेवल, क्या कहलाता है ये, डोनर्स एनर्जी लेवल। ये याद रखना है बेटा। ठीक, आगे चल रहा हूं मैं, ये काम की बात थी जो मुझको लगता है कि आप मिस कर जाते हो, बता दी मैंने तो अपनी तरफ से बता दी यार। ठीक है, नहीं तो बाद में आप बोलोगे कि सर ने काम की बात तो बताई नहीं। लो जी, अब चलते हैं आगे बच्चों। अब अगर मैं कह रहा हूं आपसे, इसके बाद डायोड, थोड़ी सी काम की बातें करते हैं डायोड पर। अब ध्यान से देखना बच्चों आप, मैंने आपको अब बनाकर दिखाना है एक बहुत ही शानदार डायोड बनाते हैं अपन। ये लो जी, दिस इज अ पीएन जंक्शन डायोड पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना बच्चों आप, मैंने सबसे पहले अगर कहा आपसे कि भाई ये एक सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट है, हाँ जी है। मैंने क्या किया इसमें, मैंने इसमें मिलाई, एक तरफ की इंप्यूरिटी जो मिलाई बेटा, इस तरफ जो इंप्यूरिटी मैंने इसमें ऐड की, ये इंप्यूरिटी मैंने मिलाई बोरॉन ग्रुप की। ठीक है, और इस तरफ की जो इंप्यूरिटी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ, देखना आप, इस तरफ की जो इंप्यूरिटी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, इसको मान के चलो आप नाइट्रोजन ग्रुप की कोई इंप्यूरिटी डाली थी, इस वजह से यहाँ पर अब होगा क्या, इस तरफ होल कंसंट्रेशन, सॉरी इस तरफ जो है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जिन्हें पढ़ा है उनको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ इस तरफ क्या हो रहा होगा, तो बेटा ध्यान से देखेंगे आप, इस तरफ जो है ये होल का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है ना ये, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इधर की बात की जाए तो ये कौन सा है हमारा, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर।
ठीक, बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ये हैं होल्स। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते? एक आध इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकते हैं, तो लो बना दिया इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन ऐसे। क्या यहाँ पर होल नहीं होते? इक्के दुक्के यहाँ पर भी होते हैं, तो ये बना दिया हमने इक्का और दुक्का, दो बना दिए। तिक्का बना दें, लो तिक्का बना दिया। ठीक है भाई, ये हमारे क्या हो गए अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए इस तरफ, ये हो गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यहाँ पर होल थे, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन थे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे होल थे। अब अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि होगा क्या, देखो भाई साहब डिफ्यूजन होगा सबसे पहले। क्यों होगा? क्योंकि हायर डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स चलना शुरू होंगे। तो देखिएगा ये आकर मिलेंगे कहाँ पर, ये आकर मिलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसी कुछ कहानियाँ आ जाएंगी। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी आ गए और होल भी आ गए, इलेक्ट्रॉन भी आ गए और होल भी आ गए, इलेक्ट्रॉन भी आ गए और होल भी आ गए। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन और होल्स यहाँ गए हैं, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ से क्योंकि होल गए ये वाला पार्ट नेगेटिव हो गया। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा आप, इस वजह से क्या हो गया, जंक्शन के अक्रॉस एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये जो जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसको हमने दिखाया ऐसे, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी ऐसी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार एक काम करेगी, ये ऐसा कुछ चाहेगी कि कुछ भी हो जाए, ये जो इलेक्ट्रॉन और होल मिले थे ये वापस अपनी अपनी जगह चले जाएं। सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, डिफ्यूजन, काम की बातें कर रहा हूं, ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करने जा रहा। डिफ्यूजन हुआ था, ठीक। डिफ्यूजन होने के बाद बच्चों ये जो, इसको भी बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ, देख लो अब आप इसको अच्छे से देखना बच्चों। ये जो रीजन देखा ना मैंने, ये येलो येलो बनाया, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो देखो, जो येलो वाला ये रीजन दिख रहा है, ऐसा जो येलो वाला रीजन दिख रहा है, इसको मैं कहता हूँ डिप्लीशन लेयर। क्या कहता हूँ? डिप्लीशन लेयर। ठीक है, दिख रहा है ना डिप्लीशन लेयर। अगर मैं कहता हूँ कि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अपने अपने रीजन से दूसरी तरफ डिफ्यूज हो रहे थे, तो वो हो रहे थे, और यहाँ पर डिप्लीशन लेयर आ रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, इसको याद रख लें आप कि अगर मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूं ऐसे, ठीक है, तो ये कहलाती है फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है कि ये जो होल्स हैं, ये होल्स उस तरफ चलना शुरू हो जाएंगे इस पॉजिटिव से रिपेल होकर, और वो डिप्लीशन लेयर को कम करेंगे। पर अगर यहीं रिवर्स बायसिंग हो जाती तो ये होल्स और इस तरफ आते, मतलब ये जो होल है, ये होल और इधर जाता, ये होल और इधर जाता, ये होल और इधर जाता, और इनके जाने से क्या हो जाता, इनके जाने से हो जाता कि यहाँ पर और नेगेटिव आ जाता, यहाँ और नेगेटिव आ जाता, यहाँ पर और नेगेटिव आ जाता, और ये सब होने से क्या हो जाता, मेरी जो डिप्लीशन लेयर है ये थोड़ी सी बढ़ जाती बच्चों, फैल जाती नेगेटिव। रिवर्स बायस अगर होता ना, तब की बात कर रहा हूँ। रिवर्स बायस में क्या होता, रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती, और अगर मैं फॉरवर्ड बायस कह रहा हूँ तो डिप्लीशन लेयर उसमें घट जाती। ये बातें हमको अच्छे से याद रखना है बेटा। ठीक है, और काम की बात क्या, शुरुआत में जब लगाया था मैंने, अगर यहाँ बैटरी वगैरह कुछ नहीं होती, लौटा देते हैं बैटरी को, अगर यहाँ बैटरी वगैरह कुछ नहीं होती, ठीक है, और देखते कि यहाँ क्या हो रही है कहानी, तो कहानी यही समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर आते, होल्स इधर आते, यहाँ डिप्लीशन लेयर आती, बीच में जो था ये जंक्शन कहलाता। जंक्शन जो है उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता, बना के दिखाएं पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखो जी, जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता, यहाँ पर एक फिक्शियस बैटरी बन जाती ऐसी। ठीक है, मतलब अब अगर मुझको इसमें कंडक्शन कराना होता तो मुझको बाहर से इतना सफिशिएंट पोटेंशियल लगाना होता कि करंट यहाँ से पास हो जाए। अब आप बोलोगे ग्राफ बता दो सर जल्दी से, लोग ग्राफ बता दे रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा है उनके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि अब सर ये वाला ग्राफ बताने वाले हैं। ये वाला जो ग्राफ है बच्चों, ये भी वी आई कैरेक्टरिस्टिक है। वी सही बनाया क्या? नहीं बनाया। यहाँ पर करंट होगा, ये वोल्टेज होगा, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज, जिसके बाद कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है प्रॉपरली। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के लिए बात करता हूँ तो फॉर सिलिकॉन ये हो जाता है 0.7 वोल्ट। ठीक है, सिलिकॉन के लिए। और अगर मैं जर्मेनियम के लिए बात करता हूँ तो हो जाता है 0.3 वोल्ट। आप बोलोगे कौन सा अच्छा है, फिर से आप बोलोगे कि जर्मेनियम अच्छा है। सर जर्मेनियम को ही लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है बेटा, जर्मेनियम अच्छा है। ठीक, आपने ही सही कहा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपसे कह रहा हूँ, ये रिवर्स बायस का ग्राफ है। ठीक है, ये कहलाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद अगर मैं और इसको यूज़ करना चाहता हूँ, खराब हो जाता है नॉर्मल डायोड। पर दो डायोड्स हैं जो रिवर्स बायस में काम करते हैं। कौन कौन से दो डायोड्स हैं जो रिवर्स बायस में काम करते हैं, बता दीजिए जल्दी से। याद है, नहीं याद है? नहीं याद है तो मेरी सुन लें। जेनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस में काम करता है। इसके अलावा फोटो डायोड जो है ये रिवर्स बायस पे काम करते हैं। ठीक है, ग्राफ्स इनके देखते हैं जल्दी जल्दी। मैं समझता हूँ इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए ही था, जिन्होंने
नहीं पढ़ा है उनको हो सकता है कि इन चीज़ों से थोड़ी बहुत समस्या हो कि सर ये क्या बता रहे हैं। बेटा 2 दिन बचा यार, क्या किया जा सकता है, 2 दिन में तो इतना ही किया जा सकता है। ठीक है, चला जाए, आगे चलते हैं बच्चों। मैं जल्दी जल्दी कुछ ग्राफ्स बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला ग्राफ जो है बच्चों, ये जेनर डायोड के लिए है। देखेंगे यहाँ पर, ये है जेनर डायोड के लिए। भाई साहब जेनर डायोड जो है यहाँ पर इस तरफ का करंट बहुत कम आता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। हो सकता है कि आपको मिल जाए और कल के दिन आप एग्जाम हॉल में बैठे बैठे मुझे याद करें और थैंक यू बोलेंगे, हाँ सर आपने ग्राफ बोला था, आ गया, बस बढ़िया है। ये ऐसा कुछ वीआई कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए है बोलो बच्चों? ये है जेनर डायोड के लिए, जिसका सिंबल कैसा होता है बेटा? नॉर्मल डायोड का सिंबल तो ऐसा होता है, जेनर डायोड जो है उसमें यहाँ पर इस तरीके का जेड टाइप का कुछ बना होता है। फिर बच्चों एक होता है, आपको बताऊं, एक आपका फोटो डायोड होता है। फोटो डायोड की कहानी कुछ इस तरीके की वीआई कैरेक्टरिस्टिक होती है फोटो डायोड की। ठीक है, फिर मैं आपको कहता हूँ बच्चों एलईडी के लिए मैं यही ग्राफ बना दूं आपके, तो ये होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, रंग भी अलग अलग होते हैं एलईडी में। और मैं कहता हूँ फाइनली सोलार सेल के लिए जो ग्राफ है हमारा ऐसा वाला आता है। देख लेना आप जल्दी जल्दी, सारे काम के ग्राफ्स हैं, सारे आपके सामने दिखा दिए मैंने। इसको यहीं रोक कर आगे चलते हैं बच्चों। फाइनल मैं आपको अब आखिरी कहानी बोलकर ख़त्म करना चाहूँगा। ट्रांजिस्टर थोड़ा सा बताऊँगा, बस उससे ज़्यादा नहीं। हम जानते हैं बच्चों ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर में बात की जाए तो ट्रांजिस्टर जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें देखो, ये सही मायनों में देखा जाए ना तो ये फिगर नहीं होता ट्रांजिस्टर का। चलो बना के दिखाते हैं, फिर भी आपको कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी बताने की। ये ट्रांजिस्टर है, ध्यान से देखना बच्चों। अब आप बोलोगे सर ऐसा ट्रांजिस्टर तो होता नहीं है। मान लीजिए कि ऐसा होता है। ये जो छोटा वाला रीजन है ना बच्चों, ये छोटा वाला रीजन होता है हमारा एमीटर। ठीक, ये बड़ा वाला रीजन जो है ये होता है कलेक्टर। जिन्हें याद नहीं होता वो ध्यान से देख लें। और ये जो ये वाला है ना, ये होता है बेस। ठीक, सबसे ज्यादा डोपिंग होती है यहाँ पर, याद रखें आप। एमीटर जो है ये हैवीली डोप्ड होता है और ये होता है लाइटली डोप्ड। ये होता है लाइटली डोप्ड। और बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो है इसका जो डोपिंग है ये भी मॉडरेट डोपिंग होती है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये डोपिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, पर हाँ साइज बड़ा है या साइज छोटा है, डोपिंग तगड़ी है। ठीक, क्या बन गया ये बन गया ट्रांजिस्टर। ज्ञान की बात एक और लो, लपेटते चलो, काम की बात सुनना। जेनर डायोड जो है ना वो रिवर्स बायस पे काम करता है, इसलिए करता है क्योंकि वहां पर डोपिंग बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो रिवर्स बायस पे भी काम कर लेता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, फैब्रिकेशन ही उसका उस तरीके का होता है कुछ। ठीक है बेटा जी, चलें आगे। कभी कभी एक सवाल मैंने देखा था अभी कुछ समय पहले, किसी एग्जाम में आया था, शायद मेडिकल एंट्रेंस में आया था, कि वो कौन सा डिवाइस है जिसमें बहुत मतलब एक ही स्ट्रक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। ठीक है, छोटा चिप, उसके अंदर ही सब कुछ उसमें बना दिया जाता है। तो दिस इज ट्रांजिस्टर। बेटा ध्यान से समझिएगा, ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है पीएनपी, दूसरा होता है एनपीएन। एनपीएन ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रांजिस्टर है, और जो एनपीएन हमारा ट्रांजिस्टर है, अगर मैं बनाने जाऊँ, देखना ध्यान से, एनपीएन ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके का होता है। ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, इतना तो रहता है। ठीक, अगर आप भूलो ना तो ऐसे याद रखना कि जिससे निकलते दिखे, निकलना, एन फॉर निकलना, तो ये आप बोल सकते हो दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, निकल रहा है। ये जिस तरफ एरो बनता है ना, ये एमीटर एंड होता है, ये वाला एंड तो बेस होता है, एंड दिस एंड इज कलेक्टर। दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर है, सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल किया जाने वाला है। और दूसरा जो है मैं कहता हूँ ये पीएनपी ट्रांजिस्टर। आप बोलोगे कि सर इसको कैसे याद रखें, या तो आप बोलो कि यहाँ पर ये अंदर एरो बना होता है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जिस तरफ एरो बना होता है ये एमीटर एंड होता है, ये वाला बेस होता है, एंड दिस इज कलेक्टर। पर एक बात ध्यान से सुनना और याद रखना कि इसमें P4 आप चाहो तो प्रवेश बोल दो, या इसको एक ही तरीके से याद रखो कि जिससे निकलता है वो एनपीएन वाला ट्रांजिस्टर होगा, और जिसमें अंदर आ रहा है वो जो बच गया वो वाला होगा, यानी कि पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। बच्चों चलते हैं आगे। ये तो हमारे ट्रांजिस्टर थे। ट्रांजिस्टर की डोपिंग मैंने आपको बता दी। ट्रांजिस्टर को बनाया, सर्किट में कनेक्ट कैसे किया जाता है, अगर इस पर चर्चा करनी है तो आप यूं बोल दो कि सर्किट में इसको भाई लगाते समय इसका जो लेफ्ट वाला रीजन था ना, ये फॉरवर्ड बायस रखा जाता है, और राइट वाला जो है वो रिवर्स बायस बोल सकते हो। ठीक, कभी कभी। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर मैं कह रहा हूं बच्चों, फाइनल इसको टच दे रहा हूं। अब बच्चों, अगर आपको ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए,
बेटा एक ट्रांजिस्टर आपको मैं यहाँ पर जो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा बना हुआ और इस्तेमाल किया गया वाला है वही बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बेटा एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए बनाया मैंने। दिस इज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज बेस, दिस इज एमीटर। अगर मैं ऐसा बना दिया तो निकल रहा है, मतलब ये N है, ये P है, ये NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों याद रखिएगा कि आउटपुट ये आपका कलेक्टर एंड है, तो बेटा आउटपुट यहाँ पर करंट है आपका, आउटपुट करंट इज कलेक्टर करंट। इनपुट करंट देखो, एमीटर तो कॉमन है तो इसकी तो कहानी नहीं कर रहे हम। इनपुट करंट है यहाँ पर बेस करंट, ऐसा कुछ, एरो बना दिया ना, गलती कर दी। एक रूल फॉलो होता है हर ट्रांजिस्टर में और हमेशा, IE इक्वल्स टू IB प्लस IC। किसी भी ट्रांजिस्टर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में याद रखना है कि एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होता है बच्चों। और अगर ये सम होता है तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये तो निकल रहा है, ये निकल रहा है मतलब यहाँ से ऐसे आ रहा होगा, मतलब यहाँ करंट अंदर गया होगा, यहाँ करंट अंदर गया होगा। इस तरीके से थोड़ा सा लॉजिक से याद करना है, रटाई का लॉजिक है, ठीक है। तो भाई साहब ये इस तरीके की कहानी बन गई। इसमें आउटपुट करंट क्या है, आउटपुट करंट IC है। इनपुट करंट क्या है, इनपुट करंट IB है। अगर इनपुट करंट IB है और आउटपुट IC है तो गेन की बात करूंगा, करंट गेन होता है बच्चों आउटपुट अपॉन इनपुट, इट इज IC बाई IB। वोल्टेज गेन की बात करूंगा तो VC बाई VB। कॉमन बेस होता तो बेस कॉमन हो जाता, आउटपुट तो कलेक्टर ही रहेगा, इनपुट वहां पर एमीटर हो जाता तो IC बाई IE हो जाता, ठीक है। इसको हम कहते हैं बच्चों करंट गेन बीटा। अगर मैं करंट गेन अल्फा की बात करता तो वो हो जाता IC अपॉन IE। और आप इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो, IE इक्वल्स टू IC प्लस IB को यूज करते हुए इसको आप डिवाइड कर लो, किससे, मेरी मानो तो IC से डिवाइड कर लो। तो IC से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, IE बाई IC इक्वल्स टू 1 प्लस IB बाई IC। भाई साहब ये IE बाई IC आपको मिलेगा 1 बाई बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई अल्फा। याद रहे तो रख लेना, ठीक है। लपेटते चलना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगा। फाइनल आपको मैं अब एक आखिरी कहानी बताकर चीजों को समाप्त करूंगा बच्चों। ये मेरा एक बोर्ड है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहता हूं आपसे VI कैरेक्टरिस्टिक, देखिएगा ध्यान से, इस VI कैरेक्टरिस्टिक को आप बोल सकते हैं ऐसा, 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 ठीक है। इसको हम कहते हैं बच्चों, देखो दो कैरेक्टरिस्टिक बना के दिखा रहा हूं आपको मैं। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है ऐसा, 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 ठीक है बच्चों। कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आर VI ग्राफ्स, ठीक है, और ग्राफ्स प्लॉटेड बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। अगर मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो ये ग्राफ होगा बच्चों इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में, कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। ये ग्राफ ये वाला है बच्चों, ये इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ है, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉमन एमीटर NPN ट्रांजिस्टर। याद रखें अगर रहे तो। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इतनी बातें याद रह पाएंगी, रह पाएँ तो बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन दी है अभी तक आपको मैंने, जो जनरली हमसे मिस हो जाया करती हैं। कोशिश की मैंने अपने बेस्ट नॉलेज से, और भाई अपने लेवल पे तो मैंने, अपने स्तर पर मैंने कोशिश करी कि आपको वो सारी बातें बता दूं। इसमें मैंने कॉम्प्लिकेशंस डालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी है। ज़्यादा फैक्ट्स तो बताए, ज़्यादा ऐसे फिगर्स में नहीं उलझाया आपको जिसमें आप वाकई में उलझ जाओगे। बहुत ज़्यादा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बेसिक फार्मूला सारे पता होने चाहिए। एप्लीकेशन उनका ही होगा तो उनको आप प्रॉपरली वहाँ पर जाके अप्लाई करें। और मुझे लगता है कि अब मैं अपनी क्लास यहीं पर रोकता हूँ। आपको बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से करें जाके एग्ज़ाम में, मेंटल ठंडा के साथ, मतलब ठंडे दिमाग के साथ, और बेहतरीन तरीके से अपने नॉलेज को अप्लाई करते हुए, ठीक है। नमस्कार, आज इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और इससे रिलेटेड नई नई अपडेट और इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना नहीं भूलना है। तो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन।